trick or something like that? Not I. And your silence is answer to so many of the questions. Fine, let it be. The next we will begin because I don't know if you are not asking me. I don't have any answers for that. Okay, so we will be proceeding with the how the organisms reproduce. How do the organisms reproduce basically? Okay, so that part we will be beginning. Let it be okay for you? Yes, ma'am. Okay. So the next thing regarding this particular new chapter is that about the reproduction. So when we talk of reproduction, okay. So how do organism reproduce? Basically, what do you mean by the reproduction thing? Is that part we have to study. Okay. So basically if we accumulate this chapter, हम अगर इसको पूरी तरीके से एनालाइज करें तो what we have to study is that हमको सबसे पहले तो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस पढ़ने हैं, ठीक है। फिर टाइप्स पढ़ने के बाद हमें प्लांट और एनिमल्स जो है वो अलग अलग से पढ़ने हैं, प्लांट एंड एनिमल्स वी हैव टू स्टडी। Okay, so definitely we are going for microorganisms also, we are going for plants, we are going for animals. So types के basis पर ये सारे organisms को हमें study करना है। Okay, and the thing is if I talk about the reproduction process, why is it so important, why it is being considered as क्यों ये एक सेपरेट चैप्टर है, क्यों है, क्यों ये बाकी के आपने जैसे कि प्रोसेसेस पढ़े जो कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, नर्वस टिश्यू एंड ऑल दैट, सो यू हैव गॉन थ्रू दैट पार्ट। सो व्हाई दिस रिप्रोडक्शन भी तो उसी तरीके का एक प्रोसेस है, तो उसी में इंक्लूडेड होना चाहिए। Sorry, ma'am, I'm little late. What you started, ma'am? So no worries, we have just started. Okay. Okay, ma'am. Okay, fine. So the thing is that why that this particular thing, as I was saying, why it is not being included in the all the life processes? क्यों ये जरूरी उसमें नहीं है? The thing is, first of all, Ma'am, it is very vast. Okay. because it is not a necessary life process. Ma'am, without this, humans can live, still live. Ma'am, this is required to keep our generation. Okay. Human can live. अच्छा, आपके हिसाब से necessary process नहीं है, जिसके that means because the life is something which is very important and survival के लिए reproduce करना is not a compulsory thing. Am I right? That's what you want to say? Yes, ma'am. Okay. Excuse me. So thing is, no problem. आपका भी पॉइंट सही है भाई, सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन तो जरूरी नहीं है, ठीक है। बट ह्यूमन रेस के एग्जिस्टेंस के लिए या किसी भी स्पीशीज के एग्जिस्टेंस के लिए उसको रिप्रोड्यूस होना करना बहुत जरूरी है, ठीक है। एग्जिस्टेंस मतलब आप सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हो कि भाई हम जिंदा रहना चाहिए, आगे का नहीं पता, ठीक है। तो सपोज ऐसे सारे ही ह्यूमन बींग्स अगर सोचे, जस्ट गिव मी अ मिनट। सो इफ सारे ऑर्गेनिजम्स या सारे ह्यूमंस की अगर हम बात करते हैं, अगर सभी ऐसे ही सोचने लग जाए तो सब अपना अपना लाइफ ले होके खत्म हो जाएंगे ना, फिर एग्जिस्टेंस का क्या होगा? क्या होगा बताओ? मैम बाकी सारे जो लाइफ प्रोसेसेस थे वो सब मैंडेटरी थे फॉर एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, बट Okay. ये अगर कोई एक सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं करता है तब भी इट इज ओके,
एक ऑर्गेनिज्म के नहीं करने से मतलब खत्म नहीं हो सकता ओके, स्पीसीज। हाँ ये आप बोल सकते हो कि एक ऑर्गेनिज्म के नहीं होने से, ये प्रोसेस मेंटेन करने से खत्म नहीं हो जाएगा, स्पीशीज एक्सटिंक्ट नहीं हो जाएंगे, एम आई राइट? यस मैम। हाँ, but the thing is this part is kept separately because इसी की वजह से आप हेरिडिटी, जीन्स, डीएनए, वेरिएशंस, जनरेशंस, इसके बारे में समझोगे, ठीक है? इसलिए इस चैप्टर को जो है एक प्रायोरिटी दी गई है, इसको अलग से सेपरेटली रखा गया है, ठीक है? सो दिस इज हाउ इट इज बीइंग केप्ट। फाइन। सो इसलिए इसे इस चैप्टर को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है, क्योंकि अभी जब आप जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि जीन्स ऐसे होते हैं, डीएनए की बात होती है, तो आप बहुत इंटरेस्टेड हो जाते हो कि भाई डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट है, जीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरेशंस, वेरिएशंस को स्टडी, इवोल्यूशन को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जो आप पढ़ते हो ना कि हम पहले मंकीज थे, मंकीज से अब ह्यूमंस बन गए। सो ऑल दीज थिंग्स, इट्स लाइक इट कीप ऑन योर टोज, मतलब आपको वो एकदम एक्साइटमेंट वाला लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है। बट वो सारी चीज़ जो हो रही है वो किस प्रोसेस की वजह से हो रही है? वो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस की वजह से हो रही है, ठीक है? तो एक ऑर्गेनिज्म जो है, अगर उसको अपनी एक एग्जिस्टेंस बनाए रखनी है इस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में या एनवायरनमेंट में, तो उसे ये रिप्रोडक्शन करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है? एंड इट कीप्स द चेन, इट कीप्स दैट पर्टिकुलर, एक जो बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप जो फर्दर डीएनए का प्रोग्रेस है, उस पर्टिकुलर फैमिली का या इस पर्टिकुलर व्हाट यू कैन से एक कास्ट का, एक ट्राइब का, ये जो प्रोसेस है उस अकॉर्डिंगली ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। So that is why this is being studied separately, not with all the metabolic processes, ठीक है? अच्छा, अब आप ये देखो कि जैसे कि हमने देखा कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन वगैरह जो है वो सारे ऑर्गेनिजम्स करते हैं किसी ना किसी तरीके से, उसी तरह रिप्रोडक्शन भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं। सो वन ऑफ द प्रॉपर्टी जो मतलब एक होता है कि रिप्रोडक्शन करना एक लाइफ को डिफाइन करता है कि हाँ, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, दैट मींस द ऑर्गेनिज्म इज लिविंग, इट इज नॉट ऑन द डॉर्मेंट स्टेज। ओके, सो दैट्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। So to keep the species, to keep the DNA, to keep the genes in a pool in the environment, वो जो चेन एक चलती रहे उसके लिए रिप्रोड्यूस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड डेफिनेटली एक इंडिविजुअल के नहीं करने से ये चीज़ रुक नहीं जाएगी, ठीक है? इससे कोई हार्म भी नहीं होगा, नथिंग लाइक दैट विल बी हैपनिंग। बट ओनली थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, दैट उस इंडिविजुअल का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट है वो उसी तक लिमिटेड हो जाएगा, वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा या मॉडिफाई नहीं होगा या इवॉल्यूट नहीं होगा। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? यस मैम। Okay, fine. Now see this, as we know that reproduction है, जो आप अपने लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि रिप्रोडक्शन के बेसिक टाइप्स हैं, दे आर कॉल्ड asexual and sexual. These are the two types for reproduction. Okay, so basic differences जो हम asexual और sexual में समझते हैं is that first of all इन asexual organism जो भी asexually reproduce करते हैं, तो इसमें सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है is capable enough to do the reproduction। ओके, एक ही ऑर्गेनिज्म जो है वो कैपेबिलिटी होती है उसकी, सो दैट इट कैन प्रोड्यूस द न्यू जनरेशन फ्रॉम इट्स ओन बॉडी या अपने कुछ टिश्यूज से, अपने सेल से या अपने तरीके से वो ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करता है और नए दूसरे ऑर्गेनिज्म को एक बर्थ देता है, ठीक है? बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस
अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस देखते हो तो यू नीड 2 इंडिविजुअल्स ओवर हियर। यहाँ पर आपको 2 ऑर्गेनिजम्स या 2 इंडिविजुअल्स जो है वो चाहिए ही, नेसेसिटी, ठीक है। देन ओनली इट विल बी कंसिडर्ड एज द सेक्सुअल, okay. Then again over here, if 2 individuals, and let me mention that it should be male and female, then it is considered as the sexual, okay. So this is what that is how it is being defined by nature. Now another thing is that asexual reproduction से जब भी organisms जब reproduce होते हैं तो उनका जो नंबर होता है बहुत लार्ज होता है, ठीक है। बहुत सारे एक साथ रिप्रोड्यूस हो सकते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, while here it is limited, इट इज लिमिटेड, मतलब इसका एक पर्टिकुलर नंबर है भाई, एक टाइम पर इतने रिप्रोड्यूस हो सकते हैं या इतनी बार में इतने लोग रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। ऐसे न्यूमरस या अनएंडिंग या कोई भी ऐसा टाइप का प्रोसेस नहीं है कि कंटिन्यूअसली होता रहता है और रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द थिंग इज, इट्स कंपैरेटिवली लिमिटेड। थर्ड थिंग रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर रिप्रोडक्शन पे अगर आप कंपेयर करते हो इन दोनों को, तो ये है कि इससे होने वाले ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होने वाले जो भी न्यू ऑर्गेनिजम्स, बेबी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सभी के सभी अलाइक होते हैं, उनमें कोई भी डिफरेंस जैसा कुछ भी नहीं होता, सभी एक जैसे होते हैं, ठीक है। सो जुड़वा तुड़वा आप जो भी बोलना चाहोगे सब, सो वॉट एवर, दे आर कंप्लीटली कार्बन कॉपी ऑफ ईच अदर, while here you can see the variations, जैसे कि आप अपने भाई बहनों में देख सकते हो, आप हो एक ही पेरेंट से, 2 इंडिविजुअल्स फ्रॉम द सेम फैमिली, ओके, सो गिविंग बर्थ टू द सिबलिंग्स, इतने सारे सिबलिंग्स हैं आपके अगर घर में, जैसे आप अगर 2 भाई बहन हो, 3 भाई बहन हो, 5 भाई बहन हो, वॉट एवर द नंबर इज, बट आप सभी अलग हो, कोई भी एक जैसा नहीं। इवन अगर आप ट्विंस हो तो भी आप अलग हो, या तो आपकी हरकतों में, या तो आपकी सोच में, या तो फिर दिखने में, या तो फिर पहनने, जो हैबिट्स होती है उसमें, बट यू आर डिफरेंट, एम आई राइट? यू कैन रिस्पॉन्ड, यू कैन गिव मी द रिस्पॉन्स, विल इट बी ओके? क्या रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे हो क्या? ओके, आप अनम्यूट कर सकते हो ना? Yes, ma'am. हाँ, तो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड और asexual and sexual, ये एक मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इन दो टाइप के रिप्रोडक्शंस में। सो a basic what you have to learn that why it is alike, why it shows variations, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो इस पर्टिकुलर टर्म को लेकर, वेरिएशन, इसको लेकर बहुत सारी कहानी वो बताने वाला है। सो बहुत इम्पोर्टेंट है आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखना और कैसे हो रही है वो पता चले, ठीक है। सो फर्स्ट लेट्स फॉलो द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो करते हैं तो इज द स्क्रीन इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. ओके फाइन। ठीक है, so basically we know that कि किसी भी ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोड्यूस होता है तो हमारे जो दिमाग में या जो हमारी नॉलेज है उसके हिसाब से हमें एक चीज़ ये समझनी चाहिए कि एक सेल के अंदर जो है it will be having the nucleus inside it, and this nucleus is having a DNA inside, जिसमें इस डीएनए में जीन वीन सब है आपका, ठीक है। ये जो डीएनए है जब आगे डिवाइड होके कॉपी होता है नए ऑर्गेनिजम्स बनाने के लिए, ठीक है, तो अगर एक ही बॉडी से निकलता है तो उसको कोई बोलते हैं कि एक वेरिएशन के चांसेस नहीं होते, बट अगर किसी 2 टाइप के सेल्स का फ्यूजन होता है जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पर्म और ओवा का, तो आपको वेरिएशन चांसेस है कि आपके पास न्यू न्यू कॉम्बिनेशंस की जो वो कहते हैं व्हाट यू कैन से अवेलेबिलिटी होगी, ओके। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड।
सो डीएनए जो है दैट इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि ये जो पूरा नाम है इसका, वो इसके इंग्रेडिएंट्स का नाम है. सो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट है. डीऑक्सीराइबो शुगर, ये शुगर पार्ट है इसका, ठीक है, ये शुगर है, डीऑक्सीराइबो शुगर. सो ऐसी शुगर जिसमें ऑक्सीजन थोड़ा सा कम है, दैट इज डीऑक्सीराइबो शुगर एंड प्लस न्यूक्लिक एसिड, दैट मेक्स द डीएनए. सो दिस डीएनए जो है ये पर्टिकुलरली आपके जो आप कैसे होगे, मतलब एग्जैक्ट कॉपीज होगे या वेरिएशंस में होगे, ये सब कुछ इस डीएनए के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग दिस डीएनए. सो आई विल गिव यू बिफोर बिगिनिंग दिस चैप्टर, मैं आपको एक छोटा सा डीएनए का एक पिक्चर देना चाहती हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा मतलब एक आइडिया हो जाए कि एक्चुअली हम कहना क्या चाहते हैं, मतलब क्या है ये पूरा डीएनए और क्यों ये चीज़ हो रही है, क्या हो रहा है. दैट पार्ट आई विल शो यू राइट नाउ. बहुत एक छोटा सा हिंट है, ठीक है. सो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज देयर. सी, आपने देखा होगा पिक्चर्स में या टीवी में कि डीएनए का जब पिक्चर दिखाते हैं तो ऐसा कुछ दिखाते हैं Yes, ma'am. समथिंग लाइक दिस, और उसमें बीच में आपको ऐसे ऐसे लाइंस दिखाई दी, ठीक है, ये सब part, ऐसा कुछ दिखता है आपको. सो अभी हम ये जो स्ट्रैंड्स हैं उनको स्ट्रेट कर देते हैं, ठीक है. ऐसा करो कि उनको पूरी तरह से स्ट्रेच करो और दोनों को अलग अलग करके स्ट्रेट करके सामने रखो. सो इफ आई कीप देम लाइक दिस, ये एक स्ट्रैंड है, ये एक स्ट्रैंड है, दोनों मैंने स्ट्रेच करके खोलकर सामने सामने रख दिया है. सो दीज स्ट्रैंड्स आर कॉल्ड पैरेलल टू ईच अदर. मैथ के हिसाब से ये दोनों पैरेलल है, ठीक है. दोनों स्ट्रैंड्स कैसे हैं, एक दूसरे से पूरी तरह से पैरेलल है. सो जस्ट आपको इमेजिन इस तरह से करना है कि ये जो दोनों स्ट्रैंड्स है, अगर आप उनको साथ में ट्विस्ट करोगे एक साथ, तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, ये जो आप अपने सामने देख रहे हो, ठीक है. बट अगर हम उनको अलग अलग करके सीधा करते हैं तो दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर. इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. ओके, सो बोथ ऑफ देम आर पैरेलल. अच्छा, पैरेलल तो है लेकिन दे आर एंटी टू ईच अदर. अच्छा, एंटी किस तरीके से, दैट पार्ट वी विल सी. दे आर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एंटी पैरेलल टू ईच अदर. अच्छा, एंटी पैरेलल का मतलब क्या है कि एक जो स्ट्रैंड है वो इस डायरेक्शन में रन कर रहा है और एक जो स्ट्रैंड है उसका हेड इस डायरेक्शन में, ठीक है. सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एंटी पैरेलल टू ईच अदर. अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, ma'am. ठीक है. ना सी हियर, एक सिंपल सा कॉम्बिनेशन देती हूँ आपको. ये जो न्यूक्लिक एसिड जो आपने टर्म पढ़ा, न्यूक्लिक एसिड, ये जो न्यूक्लिक एसिड है वो 4 टाइप के होते हैं डीएनए में. मैं अभी आपको उनके नाम इतने ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, बस आई विल जस्ट गिव यू. दैट इज एडिनाइन, गुआनाइन, थाइमिन एंड साइटोसिन. ये 4 टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स की प्रेजेंस है, ठीक है. अच्छा, अब हम इनका सिंबल से वो रखेंगे, ए, जी, टी और सी. ये 4 टाइप के न्यूक्लिक एसिड जो है वो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. और ये एक यूनिवर्सल रूल है, ठीक है. यूनिवर्सल रूल क्या है कि ए के साथ जो पेयर अप करेगा, पेयरिंग करेगा, वो हमेशा टी होगा और जी के साथ पेयर करने वाला हमेशा सी होगा. दैट्स अ कंपल्सरी रूल. आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर प्लांट्स, ह्यूमंस, एनीथिंग, व्हाटएवर लिविंग ऑर्गेनिज्म, आप किसी को भी ले लोगे और उसका डीएनए निकालोगे अगर, तो आपको यही 4 न्यूक्लिक एसिड पर पूरी
जो डीएनए है उसकी फॉर्मेशन दिखेगी, ठीक है। और ये रूल भी दिखेगा कि ए के साथ पेयर करने वाला हमेशा टी है और थाइमिन है, और जी के साथ पेयर करने वाला सी है। दैट इज ऑल्सो अ रूल। अच्छा, अब एक चीज देखो, पेयरिंग मतलब आप क्या समझ रहे हो? मतलब अगर इस स्ट्रैंड के पास यहाँ पर एडेनाइन हैंग कर रहा है, तो इस स्ट्रैंड के पास सामने क्या होगा? टी। ये चीज समझ में आ रही है आपको? तभी वो दोनों एक दूसरे के सामने सामने पेयर कर पाएंगे। गॉट इट? Yes, ma'am. Okay. Similarly, if you have G over here, तो यहाँ पर होगा C। अगर यहाँ पर C है तो यहाँ G, यहाँ पर T है तो यहाँ पर A, लेकिन A के सामने T रहेगा और G के सामने C रहेगा। दैट्स अ रूल। अच्छा, ये कोई रूल नहीं है कि इस स्ट्रैंड के ऊपर सिर्फ AG रहना चाहिए या इसी फॉर्म में रहना चाहिए। हो सकता है कि 10,000 ए हो, उसके बाद एक G आए। अच्छा, हंड्रेड्स ऑफ G के बाद फिर एक वापस से 10,000 A आ जाए, फिर एक C आए। एनी टाइप किसी भी रैंडम नंबर में इनकी प्रेजेंस हो सकती है। कोई इसके ऊपर रूल नहीं है कि ये एक ही होना चाहिए या उस ए के बाद जी आना चाहिए, सी नहीं आ सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, रूल सिर्फ क्या है कि ए के सामने टी होना चाहिए और जी के सामने सी होना चाहिए। दैट इज हाउ दे आर बीइंग पेयर्ड अप। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. ठीक है। सो अच्छा, अब ये जो आपकी ये ATGC ये जो मैंने सीक्वेंस लिखा हुआ है, ये सीक्वेंस ही आपके जीन्स बनाती है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सपोज हो सकता है कि डीएनए में यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक जीन है, तो इसके अंदर जितनी भी सीक्वेंस होगी ATGC ये वाली जो भी सीक्वेंस होगी वो एक जीन का सीक्वेंस है। ठीक है, दैट इज व्हाट जीन क्या है। डू अंडरस्टैंड दिस, लेट मी राइट ओवर हियर। जीन क्या है? इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए। वो कितना भी बड़ा हो सकता है, वो इतना बड़ा हो सकता है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक का भी हो सकता है, एनीथिंग, उसमें भी कोई लिमिटेशन नहीं है। वॉट एवर लेंथ इट कैन हैव। सो जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। और इस सेगमेंट के अंदर ये पर्टिकुलर सीक्वेंस की प्रेजेंस होगी। ठीक है, ये सीक्वेंस जो है वो पर्टिकुलर जीन के हिसाब से कोई भी सीक्वेंस हो सकती है। 80 लगातार 80 हो, लगातार ए हो, लगातार टी हो सकता है, लगातार सी हो सकता है, ATGC इस तरीके से भी ऑल्टरनेट हो सकता है। एनीथिंग, एनी पॉसिबिलिटी कैन बी देयर। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? मैं आपको वेरिएशन समझाने के लिए ये चीज समझा रही हूँ, प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस। सो दैट इज व्हाट रिगार्डिंग द, और हाँ, ये आपके सिलेबस में अभी मेंशन नहीं है, बट टू मेक यू अंडरस्टैंड द, आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके लिए एक बेस तैयार करना, और इस चैप्टर को ठीक से समझ में आने के लिए ये थोड़ा बेसिक जानना जरूरी है। इज दिस पार्ट इज क्लियर? And hereditary and evolution. हाँ, ठीक है, तो अभी ये चीज समझ में आई आपको? Yes, ma'am. गुड। So let me give you something. Let me give you one exercise. ठीक है,
ठीक है, ये मैंने एक स्ट्रैंड बनाया है डीएनए का। आई एम गिविंग यू कि आप इसका ऑपोजिट मेंशन कर सकते हो अपने हिसाब से। Yes, ma'am. ओके, कैन यू राइट इट अप? प्लीज डू राइट डाउन, ये चारों के चारों स्ट्रैंड्स को एक बार राइट लिखो।